नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 17th क्लास में आज हम अपनी पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में हमने ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, अलग अलग क्या क्या पैमाने हैं, ये सारी चीज़ों को तो हमने समझा था। लेकिन आज की क्लास में उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे क्यों ड्राईलैंड फार्मिंग इतना इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहा है और क्या सुधार हो सकता है। तो कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में आइए इन टॉपिक्स पर जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अनअकैडमी में नए ऑफर्स हम रन कर रहे हैं। 18 मंथ आइकनिक कॉम्बो में फ्लैट 25% ऑफ प्लस 10% एजुकेटर कोड KC10 के साथ डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 18 महीने की आइकनिक सब्सक्रिप्शन 76,717 रुपीज में है यूजिंग द KC10 कोड। साथ साथ प्लस कॉम्बो एंड प्लस 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको हम 6 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इसी से आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलती है। यानी जब भी आए, यूज द कोड KC10 फॉर माई मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग। एंड साथ साथ अगर कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। काउंसलर आपके सवालों का जवाब जरूर देना चाहेंगे। लोन की भी फैसिलिटी है, ये भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें हमने समझा था कि भाई रेन फेड फार्मिंग होता है, उसी का एक प्रकार है ड्राईलैंड फार्मिंग। उसके बाद हमने ड्राईलैंड फार्मिंग के प्रकार देखे थे, कैसे कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। ड्राई फार्मिंग, प्रॉपर ड्राईलैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। फिर भारत में कितना इलाका ड्राईलैंड फार्मिंग में है वो सब हमने देखा था। मैप देखा था, कहा था आपको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, रेन फेड एग्रीकल्चर का जो डिफरेंस है ये भी याद रखिए, मैप याद रखिए। तो आइए आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग के सिग्निफिकेंस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात हो रही है, 40% भारत का जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करता है ड्राईलैंड फार्मिंग। 60% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ड्राईलैंड फार्मिंग ही सपोर्ट करता है और करीबन 2/3 जमीन भारत की ड्राईलैंड फार्मिंग में इंक्लूड होती है। इतना बड़ा इलाका है दोस्तों, इसके बावजूद हार्डली 25%, 1/4 ऑफ टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन इस ड्राईलैंड फार्मिंग में होती है। यानी कि 2/3 जमीन है पर 1/4 फर्टिलाइजर कंजम्पशन है, यानी इनपुट इंटेंसिव नहीं है। किसी भी इलाके में कहा जाता है कितना भी इरिगेशन क्यों ना बढ़ा लें, 50% ऑफ क्रॉप्ड एरिया तो रेन फेड फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा हमेशा बना ही रहेगा। उससे ज्यादा हम इरिगेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो दोस्तों, इसी में आपको सिग्निफिकेंस की बात हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा, 80% ऑफ मेज, 90% ऑफ बाजरा, 95% ऑफ पल्सेस इंपोर्ट इंटेंसिव है, इंपोर्ट करवाते हैं पल्सेस हम। 75% ऑफ ऑयल सीड्स भी हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये सब कहां से ऑब्टेन होते हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से। तो इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों ड्राईलैंड फार्मिंग का। पहला तो हिडन हंगर के मैनेजमेंट में, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, आप अगर देखें तो ये जो क्रॉप्स हैं, जैसे बाजरा हो गया, वैसे ही आप कोर्स क्रॉप्स देखें तो इन सभी में, बाजरा वगैरह में, राई एंड अन्य कोर्स क्रॉप्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इन सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं, रागी, बाजरा, ज्वार, इन सब में, मेज, इन सब में अगर आप देखें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब काफी पाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम फूड डाइटरी हैबिट्स ने इनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और भारत में हिडन हंगर की समस्या बहुत भीषण है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है भारत में। वहीं दूसरी ओर आप देखें प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, तो भारत की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो काफी बड़ी पॉपुलेशन भारत में वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। तो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स क्या है? पल्सेस। और 95% ऑफ पल्सेस कहाँ ग्रो होते हैं? इसी ड्राईलैंड फार्मिंग वाले इलाके में। तो भारत क्या करता है? कनाडा वगैरह से पल्सेस इंपोर्ट भी करवाता है। तो वैसे ही प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन अगर हमें खत्म करना है हेल्थ के एस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है पल्सेस का, तो ड्राईलैंड फार्मिंग का, क्योंकि वहीं पर तो इसकी खेती होती है। इसके सिवा इकोनॉमिक सेंस में देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमारा इतना सारा पैसा इंपोर्ट्स में बर्बाद हो रहा है, वो हम घर में उगा सकते हैं। फिर वो चाहे ऑयल सीड्स हो, आपको मालूम ही है दोस्तों, ऑयल सीड्स हम सालाना कितना ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं। मुझे नंबर बताइएगा, कितने बिलियन डॉलर्स का ऑयल सीड्स हम सालाना इंपोर्ट करा रहे हैं। तो वो ऑयल सीड्स इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों अगेन दिक्कत क्या होती है? वो ऑयल सीड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑयल सीड्स हम घर में ड्राईलैंड फार्मिंग में
इसको उगा सकते थे। वैसे ही आप देखें तो पल्सेस भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं। दोस्तों यहीं पे ऑयल सीड्स की बात अगर हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा, जब हम ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं ना तो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, ऑयल सीड नहीं, इसको प्रोसेस करवा के हम एडिबल ऑयल के रूप में इसे इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ तेल आता है, लेकिन जब ऑयल सीड्स को एडिबल ऑयल बनाते हैं तो ऑयल केक भी बनता है। ऑयल केक क्या हुआ दोस्तों, जो रेसिड्यू था जिसको निकाल के तेल गार के निकाला गया, जिससे तेल से जो रेसिड्यू बचा, दैट इज ऑयल केक। दोस्तों ये बहुत अच्छा माना जाता है, किसके लिए, जानवरों के लिए। तो ड्राईलैंड फार्मिंग में अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया 60% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन रहती है, तो वो लाइव स्टॉक के लिए ऑयल केक क्या है, बहुत न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ फूड है। तो वो लाइव स्टॉक को जब हम ऑयल सीड्स को एडिबल ऑयल जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो हम इन जानवरों से क्या करते हैं, ऑयल केक भी वंचित रख देते हैं इन जानवरों को। तो अगर हम ऑयल सीड्स घर में ही उगाना शुरू करेंगे तो ना सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होगा, साथ साथ आप देखें तो हमारा जो पशु हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, ये भी हेल्दी हो जाएंगे। तो चैलेंजेस क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, तो दोस्तों सबसे पहले तो लिमिटेड एनुअल रेनफॉल है, बारिश पर निर्भर करते हैं, और बारिश क्या है इन इलाकों में बहुत इरेटिक है, मॉनसून अनसर्टेन है, इल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है। इसके सिवा ड्रॉट की हमेशा समस्या इन इलाकों में बनी रहती है। सॉइल सरफेस भी आप देखें तो ऐसा प्लेन नहीं है जैसा इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, अनड्यूलेटिंग है, प्लेटू रीजन है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये सारा रीजन आप देखेंगे तो अनड्यूलेटिंग प्लेटू रीजन है ये सब का सब। तो अनड्यूलेटिंग प्लेटू रीजन है तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या रहती है सॉइल की। अगर आप देखें तो सॉइल में जो जरा भी बारिश होती है तो टॉप सॉइल धुल जाता है, हवा चलती है, एरिड इलाका है तो टॉप सॉइल निकल जाता है। तो सॉइल अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन होता है। साथ साथ फार्मर्स, मोर देन 75% फार्मर्स इन इलाकों में स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। साथ साथ तो दोस्तों पूरे भारत की यही समस्या है, भारत में अगर आप देखें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। इस पर नंबर भी आपको मैंने दिया है। तो कोर्स क्रॉप्स पर फोकस है, पल्सेस पर फोकस है, ऑयल सीड्स पर फोकस है। लेकिन अगर हम देखें सरकार का प्रोक्योरमेंट किस में हो रहा है, सरकार का प्रोक्योरमेंट होता है राइस में, व्हीट में। तो किसान को जो कोर्स क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा, इन सबको उगा रहा है, जो पल्सेस उगा रहे हैं, जो ऑयल सीड्स उगा रहे हैं, उनको सरकार का एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। एमएसपी तो है लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं है। बिना प्रोक्योरमेंट के एमएसपी कहीं ना कहीं फायदा नहीं देता है, तो वही दिक्कत हो रही है। तो किसान कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो मिडलमैन है उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। इसके सिवा जो क्रॉप यील्ड है वो इन इलाकों में ऑब्वियसली, जैसा मैंने बताया, फर्टिलाइजर हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो 25% फर्टिलाइजर 2/3 जमीन में इस्तेमाल की जा रही है, यानी फर्टिलाइजर यूजेज क्या है, बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है इनपुट इंटेंसिव नहीं है यहाँ पे फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग आप देखें तो इनपुट इंटेंसिव नहीं होने की वजह से क्रॉप यील्ड क्या होगी, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होता होगा, तो बहुत कम है क्रॉप यील्ड। साथ साथ मार्केट से लिंकेज बहुत कम है। अक्सर ये इलाके ऐसे हैं कि वेल डेवलप्ड रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मार्केट्स बहुत दूर हैं, तो किसान दूर तक अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाता है, तो उसमें आप अगर देखें तो रोड प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, तो वो सारी समस्या है। साथ साथ आप देखें तो जो कैटल है उनका हेल्थ भी क्या है, कैटल तो ढेर सारे हैं लेकिन वो भी अगर आप देखें तो उनको भी न्यूट्रिशियस फूड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो मिल्च नहीं हो पा रहा। कुछ ही इलाके हैं, कुछ ही जहाँ पे किसान अपने कैटल की जो नीड्स हैं वो पूरी कर पा रहे हैं, तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या किया जाना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो इन इलाकों में अगर मैं ओवरव्यू दिखाऊं मैक्रोस्कोपिकली, तो पहला है मॉइस्चर, कैसे कैप्चर करें, कैसे कंजर्व करें, और जो मॉइस्चर है कैसे उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। दूसरा है सॉइल, टॉप सॉइल इरोड हो जा रहा है। तीसरा क्या है, फार्मर गरीब है, इनपुट कॉस्ट, वो सीड ला रहा है, अगर फर्टिलाइजर ला रहा है, पेस्टिसाइड ला रहा है, तो उनकी कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसी को अगर मैं डेप्थ में बताऊं तो क्या कर सकता है किसान, सबसे पहले तो टाइमली प्रिपेयरिंग एंड सीडिंग ऑपरेशन करे, यानी कि वेदर फोरकास्ट के अनुसार उसको पता चल जाए कब बारिश होने वाली है, उसी के अनुसार वो प्रिपेरेटरी एंड सीडिंग ऑपरेशंस करके तैयार हो जाए। तो हमें मौसम विभाग को यहाँ पे टाइमली, जब बोने का टाइम आता है फसल, उस टाइम मालूम होना चाहिए जब पानी की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो अभी बारिश होने वाली है, ये आइडियल टाइम है, बो दो यहाँ पे सीड, अभी सीडिंग ऑपरेशंस कर लो। इसके सिवा क्रॉप वेराइटीज कैसे होने चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट होने चाहिए, हाई यील्डिंग हो लेकिन ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, कम पानी में भी जो बर्दाश्त कर सकें, सरवाइव कर जाएं। वैसे ही वाटर कैसे करें, ड्राई पीरियड्स में इस्तेमाल करने के लिए रेन वाटर को कंजर्व करें,
अलग अलग तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं। हार्वेस्ट करें वाटर को, कंजर्व करें, स्टोर करें, टैंक्स में स्टोर करें, ग्राउंड में डलवाएं, कुछ ऐसा करें कि जो बारिश का पानी आया वो इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर में पहुंचे, सरफेस फ्लो करके बह ना जाए। साथ साथ सॉइल कंजर्वेशन करें, कॉन्टूर बंडिंग करें, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉन्टूर में जो स्लोप है उसमें बंड बनाते चलें। या फिर टेरेस फार्मिंग करें, तो होता क्या है दोस्तों, जब पानी स्लोप में बह के जा रहा है तो इतने देर वो यहाँ पर रहता है तो ग्राउंड वाटर में ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट करता है। या फिर कॉन्टूर प्लोइंग करें, तो प्लोइंग जब कर रहे हैं तो स्लोप के अलोंग इस प्रकार से आप प्लो कर रहे हैं। इसके सिवा अगर कैनाल्स है यहाँ पे तो उसकी लाइनिंग करें। अदरवाइज क्या होता है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कलर में सीमेंट ऐसे लगाया गया है, टाइलिंग भी होती है, लाइनिंग कहते हैं। तो लाइनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो पानी है जमीन में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो सारा का सारा पानी जमीन में अंदर घुस जाएगा और वहां का जो सॉइल है वो सैचुरेट हो जाएगा पानी में। और क्योंकि यहाँ पे ड्राईलैंड इलाका है तो इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई है, तो इस वजह से क्या होगा, कोई बता सकता है? सोचिए, अगर इवेपो ट्रांसपिरेशन हाई है, अनलिमिटेड सप्लाई है पानी का, तो सारा का सारा पानी उड़ता जाएगा और साथ में क्या होगा, जो पानी में डिजोल्व सॉल्ट्स हैं वो सरफेस पे आके इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, जमीन रेत या ऊसर में तब्दील हो जाएगी। तो ये भी समस्या है दोस्तों अलग ही, तो इसलिए कैनाल्स की लाइनिंग करें। इसके सिवा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करें, क्रॉप रोटेशन फॉलो करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग करें, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी क्या होता है। साथ साथ किसान सिर्फ खेती ना करे, एलाइड एक्टिविटीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फिशरी, क्योंकि यहाँ पे टैंक्स हैं, जगह जगह टैंक्स बनाया जा रहा है, यानी तालाब बनाए जा रहे हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, तो उस तालाब में क्या कर सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं। साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज में आप पोल्ट्री फार्मिंग करें, साथ साथ पेड़ लगाएं, क्योंकि इन इलाकों में जो अंडुलेटिंग सॉइल है वहां पे सॉइल को रोकने के लिए, बहने से सॉइल इरोड ना हो उसके लिए आप पेड़ लगाते हैं, तो वो पेड़ कुछ इस प्रकार के लगाएं जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे, फाइनेंशियली भी सिक्योर करवाएं। साथ साथ आप जो खेती कर रहे हैं उसमें सिल्वी पैस्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कीजिए। क्या होता है सिल्वी पैस्टोरल, मैंने पढ़ाया है। पैस्चर मैनेजमेंट करें, क्योंकि जानवर इतने सारे हैं तो कैसे जो पैस्चर लैंड है वो ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए। ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, जमीन वापस खराब हो जाएगी। तो पैस्चर मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी एली क्रॉपिंग वगैरह करें। तो ये सब तो मैंने आपको टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस इसीलिए कर दिए थे क्योंकि ये सब मुझे चर्चा करनी थी। अब हम देखेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी। तो ड्राईलैंड फार्मिंग के काफी केस स्टडीज मिलेंगे, सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, फिर वो चाहे रालेगांव सिद्धि हो। कौन आते हैं यहाँ से, रालेगांव सिद्धि बहुत फेमस आदमी है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, बताइएगा। हिवड़े बाजार महाराष्ट्र में ही है, ये एक हम डिस्कस करेंगे आज डेप्थ में। इसके सिवा हरियाणा का सुखो माजरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल का नेगेव डेजर्ट है दोस्तों, नेगेव में फिश फार्म्स हैं, ऑलिव के प्लांटेशंस हैं, ऑरेंज लगाया जाता है, वेजिटेबल लगाया जाता है रेगिस्तान के बीच में दोस्तों, रेगिस्तान में। और वहां पर आप देखें तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, आप देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर किया जाता है। क्या होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मैं बाद में बताऊंगा आपको डेप्थ में। अभी कुछ ऐसे समझिए कि सेंसर बेस्ड फार्मिंग है, कब पानी देना है, कितना न्यूट्रिएंट देना है, सब कुछ सेंसर बेस्ड हो रहा है। प्रिसीजन फार्मिंग है, ट्यूबवेल इरिगेशन, माफ कीजिएगा ट्यूबवेल नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रकार का इरिगेशन भी देखेंगे, फिर वो स्प्रिंकलर हो या फिर बहुत ज्यादा इस प्रकार का इरिगेशन आप यहाँ पर देखेंगे। एंड इसके माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन इलाकों में नेगेव डेजर्ट में जबरदस्त किया गया है। इसके सिवा क्रॉप्स का जो सिलेक्शन है वो दो चीजों को ध्यान में रख के किया गया है। एक तो कि क्लाइमेट कैसा है वहां का, तो आप अगर देखें तो क्लाइमेट के अनुसार एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगर आप देखें तो क्लाइमेट के अनुरूप किए गए हैं, ढाले गए हैं। इसके सिवा आप देखें तो दूसरी ओर मार्केट में उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, तो मार्केट इंटरलिंकेज भी बनाया गया है। तो इस इजराइल के नेगेव डेजर्ट में किसान खुशहाल हो गया है। तो इसी में दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, केस स्टडी भारत का। ये है दोस्तों पोपट राव पवार जी, इनको श्रेय दिया जाता है हिवड़े बाजार के ये सरपंच हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हिवड़े बाजार के ये सरपंच है और इन्होंने सिंगल हैंडेडली हिवड़े बाजार को ट्रांसफॉर्म किया है। तो दोस्तों जब ये आए थे सरपंच बनने के पहले, 1989 की बात हो रही है, तो उस वक्त तक बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस हो रहा था, कर रहे थे यहाँ के गांव के लोग, माइग्रेशन हो रही थी, गांव छोड़ छोड़ के लोग जा रहे थे
आसपास के अर्बन एरियाज में। क्राइम रेट बहुत हाई था, अल्कोहल की लत थी लोगों को, पानी की कमी थी। 1995 की बात करें दोस्तों, 10th ऑफ विलेज लैंड यानी जो जमीन थी उसका पूरे गांव की, उसकी बस 1/10वां हिस्सा एरेबल था। और 182 फैमिलीज जो गांव में रहते थे उनमें से 168 फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन थे। आज दोस्तों इस गांव में एक भी बीपीएल फैमिली नहीं है, जीरो अल्कोहल कंजम्पशन है, ओपन डेफिकेशन फ्री है। और अगर आप किसी गांव की बात करें तो सबसे खुशहाल गांव है, सबसे समृद्ध गांव है। जो अमीर लोग हैं इस गांव में उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब माइग्रेशन छोड़िए, अब लोग इस गांव में आ रहे हैं। जो ग्रास प्रोडक्शन था वो 100 टन था 2000 में, ये 6000 टन हो गया बस 4 साल में, 2004 में। तो दोस्तों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, करीबन पिछले 25 सालों से 20-22 साल से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। और साथ साथ आप देखें जो मिल्क लाइव स्टॉक है उनकी संख्या भी 20 से बढ़ के 340 हो गई 2003 में, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया इस इलाके में। तो हिवड़े बाजार के ये सरपंच है, ये रोल मॉडल है विलेज डेवलपमेंट के, पद्मश्री भी इनको मिला है। एंड नो बीपीएल फैमिलीज, नो अल्कोहल कंजम्पशन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रेट्स हैं वो रिड्यूस कर दिया इन्होंने। एचआईवी टेस्ट कंपलसरी किया बिफोर मैरिज। 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का। 40,000 ट्रेंचेस बनाए। इस प्रकार के आप देख सकते हैं कॉन्टूर ट्रेंचेस है दोस्तों। स्लोप है क्योंकि पथरीला पहाड़ी आप देखें तो प्लेटू वाला रीजन है ना, डेक्कन प्लेटू है, तो उसमें इस प्रकार के ट्रेंचेस बनाए गए। तो पानी जब फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इस ट्रेंच में अंदर गड्ढे में अंदर घुसेगा तो ग्राउंड वाटर में जाके धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। तो 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया इकोलॉजिकल कंजर्वेशन का और 4.5 लाख ट्री भी लगाए गए। तो दोस्तों इसी में जैसा मैंने बताया 40,000 से ज्यादा कॉन्टूर ट्रेंचेस हैं जो कि रेन वाटर को कंजर्व करता है। प्लांटेशंस लगवाए विलेजर से सो दैट सॉइल इरोजन ना हो। पंचायत को 5 ईयर प्लान दिया इकोलॉजिकल रीजनरेशन का, पंचायत खुद बनाती है। पैस्टोरल ग्रेजिंग लैंड को रिड्यूस किया। तो इतने जानवर से दिक्कत क्या हो रही थी, वो खुले में चर रहे थे, तो इससे क्या होता था कि दोस्तों ओवर ग्रेजिंग हो रही थी और सॉइल कहीं ना कहीं टॉप सॉइल खराब हो जा रही थी, उसमें खेती नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब से पैस्टोरल ग्रेजिंग नहीं होगा, सब जितने भी जो जानवर पाल रहे हैं उनको ग्रास डायरेक्टली जाके जानवर को खुद देना है, खुले में नहीं रखना है। और साथ साथ हिवड़े बाजार का पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशनल मॉडल बनाया जिसमें ग्राम सभा को पावरफुल बनाया एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के जो साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। साथ साथ वाटर को जो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, क्या क्रॉप बनाना है, क्रॉप उगाना है, ये पानी पंचायत का कंसेप्ट लेके आए। पानी पंचायत डिसाइड करेगा कि कौन सा क्रॉप लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई भी शुगर केन नहीं लगाएगा। यहाँ पर आप देखें तो फूल, सनफ्लावर एंड गेंदा का फूल काफी ज्यादा उगाया जाता है जो कि किसान को पैसा भी दे रहा है और एट द सेम टाइम इस क्लाइमेट के अनुसार उगता भी है एंड पास के ही मंदिर में बहुत डिमांड भी है। तो विलेज की जो वॉलंटरी बॉडी है वो बहुत पावरफुल बनाई। बाकी दोस्तों मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये मैंने आपको बस ट्रेलर दिया है, आपको अगर याद करना है तो क्या करेंगे, आप जाके राज्यसभा टीवी, अब तो उसका नाम बदल गया है, तो राज्यसभा टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री है, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी दोनों में है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ही पोपट राव पवार, कैसे उन्होंने हिवड़े बाजार को ट्रांसफॉर्म किया है। तो पूरी कहानी 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, पर आपको सब कुछ याद हो जाएगा जो मैंने अभी बताया एंड आपको बहुत खुशी होगी कि इस प्रकार से आपके मेरे जैसे लोग एजेंट्स ऑफ चेंज हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा आपको किसी पद पर एक बनने की आवश्यकता नहीं। अगर चेंज लाना है तो अंदर जज्बा चाहिए, अंदर जुनून चाहिए और लोगों के लिए कुछ करने के लिए एक फीलिंग चाहिए। अगर वो है आपके अंदर तो आप भी वो एजेंट ऑफ चेंज हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, बस लोगों के लिए कुछ करना है, वही जुनून चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो, कॉन्टूर ट्रेंचेस वगैरह आप सब कुछ सीख गए हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड पाथफाइंडर चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही दोस्तों आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलेगी, साथ साथ गाइडेंस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती है। इसके सिवा UA लाइट प्रीलिम्स एंड CSAT हम रन कर रहे हैं दोस्तों। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, 50% ऑफ है 2 मार्च तक, यानी कि जो कीमत है दोस्तों 28 टेस्ट की जिसकी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 3149 रुपीज है यूजिंग द कोड KC10
एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 56 टेस्ट KC10 यूज करके 4409 में है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक मेंटर असाइन होते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो कीमत है प्लस सब्सक्रिप्शन की वैसे है 46,791 रुपीज एक साल की, और एक साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑफर हमारे चलते रहते हैं, तो उनका फायदा जरूर उठाएं। और एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब KC10 कोड आप यूज कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, मेरी मेंटरशिप भी पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों जब भी बताऊं तो आए यूज द कोड KC10, फिर वो चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप के लिए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।